जहन क्लास 11। आज हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा आगे वाला पार्ट। जो लास्ट पॉइंट पढ़ लिया था हमने, वो पढ़ लिया था सेंटर ऑफ मास एक अज्यूम पॉइंट है जहां पर किसी बड़ी बॉडी का, क्योंकि n नंबर ऑफ सिस्टम की बॉडी है, उसके पार्टिकल्स उस बॉडी में, तो उसका मास कंसिडर्ड मानते हैं। ये कोई एक रियल पॉइंट नहीं था, एक अज्यूम पॉइंट था, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि कोई बॉडी में केवल दो पार्टिकल्स हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास उस दोनों बॉडियों के मिड पॉइंट, यानी कि दोनों के बॉडी के मिड पॉइंट के पॉइंट पर होगा, ठीक है ना। आज हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास जब बॉडी अधिक बड़ी हो, यानी कि मैं कह रहा हूं मेरे पास कि बेटा जी मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है x डैश y डैश, और ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है जो काफी बड़ी बॉडी है और उसमें n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास, अब देखो सर अभी तक आपको मैंने बताया था बेटा कि कोई भी बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास यदि x एक्सिस पर है तो वो x एक्सिस पे लाई कर रहा था, y एक्सिस पर है तो y एक्सिस पे लाई कर रहा था। अब तो ये बॉडी प्लेन में है, आप देख रहे हो x और y दोनों के एक्सिस बीच में रखी हुई है, तो प्लेन में है, तब इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। इसका सेंटर ऑफ मास का जो सिंबल होता है, यदि मैं x एक्सिस के पॉइंट की बात करूं तो उसे कैपिटल X से दिखाते हैं, एक्सिस के पॉइंट की बात करूं तो उसे कैपिटल Y से दिखाते हैं, और सेंटर ऑफ मास z एक्सिस के पॉइंट की बात करूं सब क्या है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास x एक्सिस का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, y का सिंबल j है और z का सिंबल j है। किसके सिंबल्स हैं, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स के सिंबल। दोबारा बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ मास के किसके, कोऑर्डिनेट्स के सिंबल। अब इस कंडीशन देख रहे हो बॉडी किस में रखी हुई है, प्लेन में रखी हुई है। प्लेन जानते हो जहां पर दो एक्सिस आके इंटरफेस करते हैं, उस वाली को बोलते हैं प्लेन। तो यहाँ पर दो, एक जो बॉडी रखी हुई है वो प्लेन में रखी हुई है। अब इसमें मैं कह रहा हूँ n नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, यानी कि इसका नाम होगा m1, इसका नाम m2, इसका नाम m3, m4, m5 and so on, ठीक है ना। अब मैं कहूँ कि जो m वाला पॉइंट है वो x एक्सिस से x1, जो m2 है x2, m3 है x3, m4 है x4, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं किस पर, x एक्सिस पर। करस्पॉन्डिंग यदि हम सेम पार्टिकल की बात करें तो करस्पॉन्डिंग उन्हीं के कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस पर होंगे, y1, y2, y3, y4, जे उसी पॉइंट्स के n होंगे तो n तक निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो y1, y2, y3 और y4 वो उसी पॉइंट्स m1 के x1 और y1, m2 के x2 और y2। अब पता है कैसे पॉइंट निकलते कैसे हैं, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि पॉइंट निकालने का तरीका होता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो एब्सिसा क्या है, m2 की एब्सिसा क्या है, x2, और ऑर्डिनेट क्या है बेटा, y2। यदि हिंदी में, यदि किसी ने हिंदी में पढ़ के आया होगा तो मैंने कल उसको सर्च किया था हिंदी में बोलते हैं उसको भुज और कोटि, ठीक है ना। भुज और कोटि बोलते हैं किसको, एब्सिसा को बोलते हैं भुज, और ऑर्डिनेट को बोलते हैं कोटि। यानी कि कहीं पर भी लिखा हो, ऐसे बताता हूँ आपको, जी बहुत लोगों को पता है, जब मैं ऑर्डिनेट सर्च किया 3,4 लिखा है, तो 3 आपका एब्सिसा है और 4 ऑर्डिनेट, ठीक है ना। और जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आया वो 3 आपका होता है भुज और 4 होता है कोटि, 4 होगा आपका कोटि, ठीक है ना, एब्सिसा ऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट मान लिए कि जो m1 है वो x1 है x एक्सिस पर, m2 x2, ठीक है ना, इस तरह से। और अब यदि हम इसके सेंटर ऑफ मास की बात करें तो वो कैसे होगा, वो और देख लेना। इसका तरीका होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा बेटा, mn xn, ठीक है, सबका सम कर दिया। अब देखो बेटा यहाँ पर पार्टिकल्स m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, कहां तक बेटा, mn तक। यदि mn की बात करें, सभी पार्टिकल्स का सम करें तो वो तो सभी पार्टिकल का सम किसके बराबर आएगा, इस बॉडी के मास के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं कैपिटल M, ठीक है ना, कैपिटल M लिख सकते हैं। अब देखो उसको हम मैथ के टर्म में किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब सब कुछ सम किया जा रहा है ऊपर,
और नीचे भी सबका सम किया जा रहा है। सम जब m1 m2 m3 किसके इक्वल है सर, बॉडी के मास के इक्वल है, तो m कर दिया। अब देखना मेरे लाल, यहाँ पर m1 x1 m2 x2, यदि ऐसा करना है तो मैं पे सिग्मा लगाना है। सिग्मा का मतलब होता है सबका जोड़ना, ठीक है ना, सिग्मा। अब देखना बेटा, यहाँ पर देखना m सर m भी है और x भी है, m भी और x भी है। इसको लोग करने का तरीका देखना थोड़ा सा। यहाँ पर हम लिखते हैं सिग्मा m i और i इक्वल टू 1 to n, i इक्वल टू 1 to n, यानी कि अब तो तीन पार्टिकल हैं तो क्या करना होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। चार पार्टिकल में कितना होगा, m1 x1 m2 x2 3x3 और m4 x4, बस 4 तक जाएगा क्योंकि यहाँ लिखा है i इक्वल टू 1 to 4 तक ही जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कैपिटल M, कैपिटल M हो जाएगा क्योंकि पूरी बॉडी का मास कैपिटल M हो जाएगा। तो हमें कोऑर्डिनेट्स आना है किसके बेटा, x एक्सिस, सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पर कहां पर लाई करेगा सर, यहां पर लाई करेगा। सिग्मा i इक्वल टू 1 to n mi xi अपॉन कैपिटल M, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। इसी तरह यदि आपको y एक्सिस निकालना हो बेटा, तो y एक्सिस कितना होगा, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n mi yi अपॉन कैपिटल M। और इसी तरह यदि आपको 3D की बात करें तो इसमें प्लेन इस बॉडी की बात हो गई कि सर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट x और कैपिटल Y से दिखाते हैं। सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में कितना होगा सर, इस फॉर्म से निकलेगा, y से कितना होगा, इस फॉर्म से निकलेगा। यदि हम बात करते हैं 3D है, बॉडी आपकी 3D बॉडी है, यानी कि बॉडी स्पेस में भी आपकी लाई कर रही है, ठीक है ना। जब स्पेस में लाई कर रही है तब वहां पर z भी होगा और z की वैल्यू होगी सिग्मा i इक्वल टू 1 to n mi zi अपॉन कैपिटल M। इतनी बात समझ में आप समझ लो, ठीक है ना, कि कोई भी बॉडी है जितने उसमें पार्टिकल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एब्सिसा की वैल्यू और उसकी मास अपॉन इंटायर बॉडी का मास। इसी तरह यदि हम 22 निकालना है तो उसके ऑर्डिनेट्स की वैल्यू करस्पॉन्डिंग का मास अपॉन इंटायर मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन, एलसीआरटी में क्वेश्चन का एक पॉइंट दिया हुआ है जो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा। उसमें लिखा हुआ है इफ नंबर्स ऑफ पार्टिकल हैज बीन इंक्रीज डेल्टा m इज डिक्रीज। मैं दोबारा पार्ट बोल रहा हूं, क्वेश्चन उसमें लिखा, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस उसमें एक लाइन लिखी है कि यदि इसी बॉडी के आपने पार्टिकल्स की वैल्यू बढ़ा दी तो डेल्टा m डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक बॉडी है, मान लेते जो बॉडी है, यदि मैंने इसके 5 पार्ट किए 1 2 3 and 4 and 5, ठीक है ना, इसके 5 पार्ट कर डाले मैंने इस बॉडी में, ठीक है ना, यानी कि 5 पार्ट कर दिए। तो यदि एक बॉडी अभी 1 किलोग्राम की है ये, तो 5 पार्ट करने पर तो 200 ग्राम की होगी, ठीक है ना, 200 ग्राम का एक पार्ट हो गया। अब मैंने इसके 10 पार्ट किए तो 100 ग्राम का बन गया। वही बात लिखिए, यदि आप इस बॉडी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ाएंगे तो जो एक पार्टिकल का मास है डेल्टा m वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। यदि आपने नंबर ऑफ एज द नंबर ऑफ पार्टिकल हैज बीन इंक्रीज डेल्टा m बिकम डिक्रीज। डेल्टा m क्या हो जाएगा, 200 ग्राम का कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया, जिस चीज को ध्यान रखना है। अब आते हैं थोड़ा सा और भी, ये तो उस कंडीशन में हुआ, उस कंडीशन में हुआ जब पार्टिकल्स आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। जब पार्टिकल कंटीन्यूअस नेचर में, तो अब पता है कंटीन्यूअस नेचर में होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, कंटीन्यूअस नेचर में होता है तो हमें उसमें इंटीग्रेशन किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करते हैं। तो सर जब यहाँ तो आपने कहा सर m1 m2 m3, यदि मैं इस बॉक्स का, इस बॉडी का 10,000 पार्ट का डाले तो सब पार्ट बहुत पास होंगे। उस कंडीशन में कैसे करेंगे, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट करके निकलेगा। और वो कैसे देख लेते हैं, देखना एक चीज देखना, यदि मैं कहूं सिग्मा m i डेल्टा सम ऑफ, मतलब सिग्मा लगाता हूं सिग्मा डेल्टा m i। अब देखना सिग्मा यानी कि सम करना है सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स का, सिग्मा डेल्टा m i। यदि इसका मतलब ये है कि सभी पार्टिकल्स का हमने सम किया और एक पार्टिकल कितना था, डेल्टा m की तरफ था। डेल्टा पहला पार्टिकल डेल्टा m1 था, दूसरा m2 m3 m4, इतने छोटे छोटे पार्टिकल थे।
यदि हम इसको सम कर दें तो ये किसके इक्वल होगा सर? बॉडी के मास के इक्वल होगा। कंटिन्यू क्योंकि सबका सम कर रहे हैं, किसी बॉडी के छोटे छोटे पार्टिकल्स का सम कर रहे हैं तो किसके इक्वल होगा? बॉडी के मास के इक्वल होगा, ठीक है ना। और यदि इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखें तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, डी एम, ठीक है ना। और लिमिट कहां से पता लगेगा सर? 0 टू कैपिटल एम, ठीक है ना। जब मैंने क्या लाइन इंटीग्रेशन कर दिया तो आपका वो हो जाएगा इनडेफिनिट, और इनडेफिनिट में आपको कांस्टेंट लगाना पड़ता है, पता है आपको। तो ये डेफिनेट करने के लिए अगर मैं कहूं, आपको ऑलरेडी पता है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू कितना होता है बेटा? x प्लस c। अब देखो dm का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? m आएगा, और लिमिट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? m माइनस 0, तो m वैल्यू निकल आएगी। तो हम इसको ध्यान रखना, ये तीनों फॉर्म एक ही कंडीशन को शो करते हैं, यानी कि जब टुकड़ों में गिवन हो, मास अलग अलग गिवन है तो आप सिग्मा करेंगे, ठीक है ना। जब मास कंटीन्यूअस नेचर में है तो आप इंटीग्रेट करेंगे 0 टू m लिमिट लगा के। क्वेश्चन दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, मैं समझ लो उसको कि करेंगे क्या, ठीक है ना। क्वेश्चन इसका होगा तो बता देंगे कि कैसे करना है इसको, ठीक है। इसी तरह यदि और भी कंडीशन है, जैसे कि मैं कहूं सिग्मा डेल्टा m i x है, सर डेल्टा क्यों लगा दिया यहाँ पर? मैंने आपको पहले ही बोला कि यदि हम और भी छोटे छोटे पार्टिकल करेंगे तो पार्टिकल छोटा हो जाएगा, तो नंबर ऑफ x बढ़ जाएंगे अपने आप। पहले x1 x2 x3 x4 x5 तक थे, अब हो सकता है कि अपने पार्टिकल के बहुत छोटे टुकड़े कर डाले तो x कंटिन्यू बढ़ेंगे, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये किसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ mi xi, ठीक है ना। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ mi xi, या फिर एक चीज इसका और भी हो सकता है, वो कैसे? वो भी मैं कर रहा हूं, थोड़ा देखना बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ x d, इंटीग्रेशन ऑफ x d, ठीक है ना। अब देखो लिमिट किसकी लग रही है यहाँ पर? d की लिमिट लगेगी। किसकी लिमिट लगेगी? यहाँ पर d के साथ में कौन है? m, इसकी लिमिट लगेगी। दोबारा देखना बेटा, कभी भी यदि इस फॉर्म में है, सम करना है, टुकड़ों में गिवन है, तो हमारा लगेगा लाइन इस तरह का कंडीशन, जे वाली कंडीशन, यहाँ पर जे और जे, ठीक है ना। और कभी भी आपका कंटीन्यूअस नेचर में है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसी तरह यदि हम y एक्सिस की बात करें तो आपको हो जाएगा y dm, z की बात करें तो कितना हो जाएगा? z dm। इस तरह से आपके कंटीन्यूअस नेचर वाली चीजें इस कंडीशन में यहां पर आ जाएंगी, ठीक है ना। अब जो बात आ गई सेंटर ऑफ मास के बारे में, ठीक है ना। आते हैं सेंटर ऑफ मास। एक क्वेश्चन ले लेता हूं, आप चाहो तो नोट कर लो, नोट करना बेटा। फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास find the center of mass of a uniform L-shaped lamina। मैं रिपीट कर देता हूं, find the center of mass of uniform L, कैपिटल L, ठीक है ना। यूनिफॉर्म कैपिटल L shaped lamina। लैमिना का मतलब होता है थिन प्लेट, बहुत पतली, ऐसी एक पतली प्लेट है जिसकी हाइट बहुत कम है, नेग्लिजिबल हो, उसको हम बोलते हैं लैमिना, ठीक है ना। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना विद डायमेंशन एज गिवन फिगर, विद डायमेंशन एज गिवन फिगर, विद डायमेंशन एज गिवन फिगर। फुल स्टॉप लगाना बेटा, आगे लिखना बेटा। The mass of this lamina, the mass of this lamina is 3 kg, is 3 kg। चलिए भाई, अब देखना बेटा, मैं लैमिना बना रहा हूं, मैं पहले बोल चुका हूं, पतला थिन प्लेट होगी जो कि किस शेप में है? एल शेप में। ये आपका एल शेप में मैं लैमिना बना दिया। इसे आप बोलेंगे x एक्सिस, x डैश, y एक्सिस और y, ठीक है ना। इसको मैं इक्वल बना देता हूं,
बेटा ये एल शेप लेमना है और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो 2,0, इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके इस वाले पॉइंट के 0,2, इसके कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,1, ठीक है ना। और इसका इस पूरे एल से जो लेमना है इसका मास पूरे का वैसे का बता रहा हूं मास कितना है 3 kg है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर मास इक्वल टू 3 kg। इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, कहां पर लाई करेगा, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास किस जगह पर लाई करेगा, जो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले तो हम इस बॉडी को जबकि 3 किलो हम पहले तो देखते हैं क्या इसके पार्ट्स कितने हो सकते हैं, कितने हम अपने हिसाब से इसके सूटेबल पार्ट कर सकते हैं। तो देखना मैं यदि इसके पार्ट्स करने की सोचूं तो मैं सूटेबल पार्ट इतने कर सकता हूं 3, 1 2 3, ठीक है। इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास इसके डायगोनल के इंटरसेक्ट पॉइंट पर होगा, क्योंकि आपका रेक्टेंगुलर वाली बॉडी इसका डायगोनल के इंटरसेक्ट पॉइंट पर होगा और इसके डायगोनल के इंटरसेक्ट पॉइंट पर होगा। अब बेटा देखना मैं आपको पहले ही एक्सरसाइज ऑर्डिनेट समझा चुका हूं। बेटा इस पॉइंट क्या ये पॉइंट है वो कितना होगा 1,0। यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा मैं कुछ पॉइंट बना रहा हूं, ठीक है। पॉइंट क्या बना रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं C1, यहां लिख रहा हूं C2 और यहां लिख रहा हूं C3। अब यदि मैं बात करूं आपसे कि C1 के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, तो आप कहोगे सर C1 के कोऑर्डिनेट है 0.5, 0.5 कैसे एक्सरसाइज 0.5 और ऑर्डिनेट कितना 0.5, ठीक है। इसी तरह मैं आपसे कहूं सर C2 के बेटा पॉइंट्स कितने हैं, तो आप कहेंगे 1.5, 0.5। यहां से तो 1 हो गया, ये 1.5 हो गया और हाइट कितनी है 22 में कितना है 0.5, ठीक है ना। इसी तरह यदि हम बात करें C3 के, तो C3 के पॉइंट्स कितने होंगे, तो देखना x एक्सिस पर चलेंगे कितना हम 0.5 और y पर चलेंगे 1.5, तो y 0.5, 1.5। इसको समझ में नहीं आ रहा मैं दोबारा बना के दिखा देता हूं। देखो बेटा यहां पर होगा 0.5, यहां पर होगा 1 और यहां पर होगा 1.5, तो यहां पर 2 हो पाया था, ठीक है ना। इसी तरह यहां पे बात करें तो यहां पर 0.5 ये 1 और यहां पर होगा 1.5, तभी y से 2 हुआ था ये वाला, ठीक है। यदि C1 की देखो, यदि मैं यहां पर एक लाइन बनाता हूं, यहां लाइन देखो जिसके पॉइंट 0.5, 0.5, C1 देखो 0.5, 0.5। इस तरह से C2 की बात करें, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। देखो बेटा x प्लस x की वैल्यू चल सकते हैं, पहले चलते हैं किसकी एक्सा वाली, ठीक है ना, या फिर जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसको हम बोले थे भुज वाली वैल्यू, ठीक है ना। तो 1.5 और फिर आते हैं ऑर्डिनेट 0.5, देखो 1.5 और ऑर्डिनेट 0.5 आ गया। इसी तरह यदि हम C3 की बात करें, C3 है तो पहले चलेंगे x एक्सिस पर 0.5 और फिर y पे कितना 1.5, बिल्कुल सिंगल। अब यदि हम इसकी बात करें तो इस वाले लैम्डा का मास कितना होगा सर 1 kg, क्योंकि टोटल 3 kg है, तो 1 kg इसका होगा, 1 kg इसका होगा और 1 kg इसका होगा, ठीक है ना। अब तो हमने इनके इंटरनल सेंटर ऑफ मास निकाल दिए, अब हमें चाहिए इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास। तो अब पता है, देखना बेटा ये तुम्हारे पास m1 हो गया, ये x1 है, ये y1 है, x2 y2 और x3 y3 और ये आपके पास m2 और ये आपके पास m3। यदि 3 बॉडी सिस्टम है, एक बॉडी में 3 पार्ट हमने कर दिए और अलग अलग है, तो उसके लिए आप x एक्सिस का कोऑर्डिनेट जानते हो, x इक्वल टू कितना होगा बेटा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, x तो डिनोमिनेटर है सेंटर ऑफ मास के, x एक्सिस की वैल्यू कौन से x से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो x इक्वल टू m1 1, x1 कितना है इनटू 0.5 प्लस 1 इनटू x। अब देखो बेटा x2 की वैल्यू है 1.5 प्लस, यदि चाहो तो आप ब्रैकेट में लगा दो, समझ में कम आ रहा हो या मैं ब्रैकेट लगा सकता है। और तीसरा बेटा m3 भी 1 है अपने पास, क्योंकि पूरी बॉडी 3 किलो की है, सब लिखा हुआ है वहां पे 3 kg बॉडी का मास है, देखो यहाँ लिखा हुआ 3 kg बॉडी का मास। तो 1 इनटू अब x3 की वैल्यू कितनी होगी 0.5 अपॉन
1 प्लस 1 प्लस 1। यदि इसको सॉल्व करें तो कितना हो गया 0.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5, जो आया 2.5/3, 2.5/3 पॉइंट आया 30 हो गया। और देखना बेटा 5/6, ठीक है ना, 5/6 आ रहा है आपका, यानी कि सेंटर ऑफ मास जो एक्स एक्सिस का होगा, ठीक है ना, 5/6 यदि को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 0.8 समथिंग आ रहा है, ठीक है। अब देखो 5 यहां हुआ, 1 यहां पर है, यानी कि एक्स एक्सिस का पॉइंट तो जे वाली लाइन में ही होगा, ठीक है ना। अब इसी तरह वाई एक्सिस का पॉइंट निकालते हैं, ठीक है ना। यदि हम y निकालें तो y इक्वल टू सेम फॉर्मूला जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। यदि वैल्यू पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट या वैल्यू पुट करके देखिए, इसको एक बार सॉल्व करिए, कितना निकल रहा है इसका y कोऑर्डिनेट भी यही निकलेगा 5/6, ठीक है ना, और 0.8, ठीक है ना। यानी कि इसका इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इस जगह पर लाई करेगा, इस जगह पर जहां पर मैंने डार्क कर दिया कि 0.8 यहां पर होगा और यहां तो 0.8 यहां पर होगा, यानी इस पूरी जो एल शेप लैमिना है उसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पर लाई करेगा, जो हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीखे, ठीक है ना। चलिए इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है बेटा। तो नोट करो बेटा इसको।